नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, गुल की बन्नो नामक कहानी का वाचन हमारे चैनल में हो रहा था, जिसका प्रथम भाग आपने पहले ही सुना। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं इसके द्वितीय भाग में। प्रथम भाग का सारांश इस प्रकार है कि गुल की नामक एक लड़की, जिसके माता पिता का निधन हो चुका है और ससुराल में पति द्वारा प्रताड़ित करके उसको भेज दिया गया है, और वह मोहल्ले में घेंघा बुआ के चबूतरे पर अपनी सब्जी की दुकान लगाती है, जिसको कि मोहल्ले के बच्चों द्वारा सताया जाता है, पर धीरे धीरे उनमें मित्रता हो जाती है। और एक बार काफ़ी समय तक घेंघा बुआ का किराया न देने के कारण बरसात के मौसम में घेंघा बुआ द्वारा उसकी दुकान उजाड़ दिया जाता है। तो आइए सुनते हैं उसके आगे का भाग। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वाकर बुआ ने नांद में गाड़कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहां कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान था। और उसकी बात तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या पांचवें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसा कमरा रोशनी से नाच नाच उठता। छत पर बूंदे टपर टपर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा चली और पेड़ों की हर सुनाई पड़ी। इतने में धड़ाम धड़ाम धड़ धड़ भयानक आवाज हुई। माँ भी चौंकी, उठ बैठी। नहीं। मुन्ना आंखें खोलकर अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेंघा बुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसका मकान गिर गया है रे? गुलकी का, किसी ने दूरागत उत्तर दिया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं। आवाज़ मेवा की माँ के यहाँ। आज वह मेवा की माँ के यहाँ सोई थी। मुन्ना लेटा था, उसके ऊपर अंधेरे में यह सब सवाल इधर उधर जा रहे थे। फिर वह काँप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ फाड़ कर। जाने कौन जाने कि वह मुन्ना के आंगन में ही रो रही हो। नींद में वह सर कभी पास आता कभी दूर जाता, जैसे मोहल्ले में हर एक आंगन में जाकर वह रो रही हो, पर कोई सुन नहीं रहा हो सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर बनाती है कि उधर से उनका ध्यान नहीं हटता। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर दुकान हट गई, पर वहां जाकर साबुन वाली वह सत्ती के गलियारे में सोने लगी। दो चार और घरों से मांग मूंग कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे। उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता। जमा होने के बाद जुलूस निकलता और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह थी, घेंघा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपालिटी का चुनाव हो रहा था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा। वैसे कभी कभी बच्चों में दो पार्टियां होती, पर दोनों को घेंघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार नहीं मिलता, अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उन्हीं के लिए वोट मांगते। उस दिन जब घेंघा बुआ के धैर्य का बांध टूटा और नई नई गालियों से विभूषित अपना पहला इलेक्शन स्पीच देने के लिए जो ही चौतरे पर अवतरित हुई, उन्हें डाकिया आता दिखाई दिया। वह अचकचा कर रुकी और डाकिये के हाथ में से एक पोस्ट कार्ड लिया और डाकिया पोस्ट कार्ड लिए गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया और एक सांस में पड़ गई। उनकी आंखें मारे अचरज के फैल गई और डाकिये को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाले के ओसारे में रहती है, वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशवरा होता रहा। अंत में बुआ आई और उन्होंने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी, और सदा की भांति इस समय उसकी कमर में वह काले बेंट का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन काट काट कर दुकानदारों को देती थी। उसके आते ही उसने भाव सिकोड़कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपया किराया बाकी था ना, और तुमने उसकी 15 रुपये की सब्जी जो उजाड़ दी, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी, अंदर तो आओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमत थी। सत्ती के अंदर जाते बुआ ने फटाक से किवाड़ा बंद कर लिया। बच्चों का कौतूहल बढ़ गया। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपटियों पर दोनों हथेलियां रख घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। सत्ती अंदर गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है इसीलिए ना कि उसकी रखैल को बच्चा हुआ, जाके गुलकी झाड़ू बुहारी करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे, वह मर्द का बच्चा गुलकी की आंखों के सामने रखैल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अपनी बिटिया गुजर तो आदमी ही के साथ करोगी ना, अब उसकी पत्नी आई है तो गुलकी को जाना चाहिए। मर्द तो मर्द, एक रखैल छोड़ दुई रखैल रख ले तो भी औरत उसे थोड़ी ना छोड़ देगी। राम राम, छोड़ नहीं देगी तो का जाए के लात खाएगी? सत्ती बोली, अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहे ना
तौन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुबर सीधा हो गवा। पति तो भगवान है बिटिया, ओकर जाए देव। हाँ हाँ, बड़ी हितू न बनिए। उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में मकान झपटना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे डपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जबान निकाले। तुम्हारा चरित्र कौन नहीं जानता है? वही छोकरा मानिक जबान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़ कर चीखी। जो आगे एक हरफ कहा तो, और उसने अपने हाथ में से चाकू निकाला और अरे अरे बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून खराबा करी हो, कत्ल करी हो? सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाएं। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल देते और डोरी में बांधकर उड़ाते फिरते। मेवा, निर्मल और मुन्ना ने एक एक बर्र उड़ाते हुए जब गली में देखा कि बुआ के चौतरे पर टीन पर एक कुर्सी डाले एक आदमी बैठा है। उसकी अजीब सी शक्ल थी। कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आंखें, मोछा और तेल से चुचुहाते हुए बाल, कमीज और धोती पर पुराना बदरंग बूट। मटकी हाथ फैलाए कह रही थी, ए डब्बल दे दो, ए दे दो ना। मुन्ना को देख मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, गुलकी का मन सेधु आवा है। ए मुन्ना बाबू, ये कुबड़ी का मन सेधु है। उधर मुड़कर ए डबल दे दो। तीनों बच्चे कौतूहल में रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भर के ले आई। उसे देते देते निर्मल के हाथों में बर्र देखकर डांटने लगी। बर्र छुड़ा निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा ये हमारी निर्मला है। ये निर्मल जीजा जी हैं, हाथ जोड़ो बेटा। गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो क्या हुआ? हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बापू और गुलकी के बाप की दांत कटी रोटी थी। एक मकान बचा है उनका चिहारी का। और एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है? बुआ आ गई। अरे 100 रुपये तुम दे दिए रहे हो, चलो 300 और दे दो, अपने नाम कराए लो। 500 से एक कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला और एक वाक्य निकला और फिर बंद हो गया। भावा भावा, ए बेटा दमाद हो, 500 कहबे तो का निर्मल की माँ को इनकार है? अकस्मात वह आदमी उठा और खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचकचा कर सिर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती एक दो क्षण उसकी ओर देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी, इसे आगे बढ़ो और 2-4 झापड़ मारो इसके मुंह पे। और खबरदार जो कोई बीच में बोला। चट्ट बुआ देहरी के अंदर हो गए। निर्मल की माँ की जैसे गिग्गी बन गई। वह आदमी हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी, बड़ा आया है विदा कराने साला। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी। सत्ती की ओर देख ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पाँव पर गिरकर फपक फपक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो, तुम्हारे सिवा हमार कौन है? यह सब कहती और रोती। हमारे मरे पर पानी कौन चढ़ाई? सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से से थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सर पर हाथ फेर रही थी। मत रो बिटिया, मत रो, सीता मैया भी तो बनवास भोगिन रहा है। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल ले, कंघी चोटी कर ले, पति के सामने ऐसे आना गुण होता है। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली गई। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ए चलो यहाँ, हुआ लड्डू बट रहे हैं का? दूसरे दिन निर्मल के बाबू गुलकी और जीजा जी दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया ना? हाँ हाँ, अरे हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसा कर बोले, मिट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल विदा करो दोनों को। अरे पहले 100 रुपये लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही, मर के सांप हो जाएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाल, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देख मुन्ना के अलावा सब बच्चे इकट्ठे थे। निर्मल की माँ और निर्मल के बाबू पीढ़े पर बैठे थे। गुलकी एक पीली धोती पहने माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुँच कर कहा, ए गुलकी, जीजा जी के साथ जाओगी क्या? कुबड़ी ने झेप कर कहा, धत, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी मुस्कान किसी तरुणी के चेहरे को जैसे मोहक बनाकर लाली फैलाकर चली जाती है। उसके झुर्रीदार बेडोल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से बीभत्स लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होंठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे। अत्यंत कुरुचिपूर्ण से उसने अपने पल्ले से सिर को ढका और पीठ सीधी करके जैसे कुबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी।
मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसा कर मेवा से कहा, क्यों रे जीजाजी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया। तो वह बोली, कुछ भी होए अपना आदमी है, हारे गाढ़े में काम आएगा, औरत को दबा के ही रखना चाहिए। फिर थोड़ा चुप होकर बोली, मेवा भैया सत्ती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी जो उसने हमारे लिए किया? ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी हैं, हम क्या जानते नहीं? पर भैया अब जो कहो, हम सत्ती के कहने से अपना मर्द तो नहीं छोड़ देंगे। ये नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा करेंगे? और कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे, क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे जीजाजी को भगवान बनाए रखे। खोट तो हम ही में है, फिर संतान होगी तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढका और लाज कर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखा? अरे सौत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया ले मेवा, जाओ पान का बीड़ा दे आओ जीजाजी को। उसके मुंह पर वही लाज की बीभत्स मुद्राएं। तुझे कसम है ये मत बताना कि किसने दिया। मेवा पान लेकर गया और वहाँ किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं पर इतना कहे देते हैं, आप भी समझा देना उसे। रहना है तो दासी बन के रहे, न दूध की न पूत की, हमारे किस काम की है। पर हाँ, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारे करे तो रोटी खाए और पड़ी रहे। कभी उससे जवान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार तो कुबड़ निकला, अब की बार प्राण निकल जाएंगे। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली, और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिया। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी, मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलाकर पूछा कि विदाई में क्या करना होगा? तो बुआ मुंह बिगाड़ कर बोली, कोई अपनी जात बिरादरी की थोड़ी ना है, एक लोटा पानी भर के कन्नी दुवन्नी उतार के परजारू को दे दियो बस। फिर बुआ शाम को बिराई में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसने जाने कैसे आभास कर लिया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियाँ रखी। मटकी चुपचाप मिरवा और मटकी आकर इक्के के पास खड़े हो गए। मटकी सर झुकाए पत्थर सी चुपचाप निकली, खड़ी रही, और वहीं से गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और टेटे से 2 अधन्ने निकाले। लो मिरवा, लो मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने का ऐसा संकोच आ गया उसे। वह हाथ नीचे कर दीवार से झटकर खड़ी हो गई और सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, ले लो बेटा, गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिया और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ए आदमी छलाम, अब क्या गाड़ी छोड़नी है? फिर वह आदमी भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा एक बिल्कुल अजनबी और अत्यंत मोटा सा स्वर सुनाई दिया। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए तो नाश्ता कर ले तो इधर आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा कि अब तू चले। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोल के, जल्दी से लाओ, चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना। निर्मल बेटा, बेटा तुम भी उतर आओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़ी दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारा भी तो फर्ज है। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डाल दिया और उसे चिपका लिया। गुलकी जो अभी तक पत्थर सी चुपचाप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है, मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाइयों को छोड़कर। वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर में रो पड़ी, अब चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया। वो बोली, मुन्ना बस्ता लटका स्कूल से आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सर रख रोते देख वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा रहा। अब आ बेटा, गुलकी जा रही है ना, आज दीदी है ना, चल बड़ी बहन के पाँव छू, आ इधर। माँ ने फिर कहा, मुन्ना और कुबड़ी के पैर छुए? क्यों?
पर माँ की बात एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया। वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उससे चिपका लिया और फूट पड़ी, हाय मेरा भैया, अब हम जा रहे हैं, किससे लड़ोगे मुन्ना भैया, अरे मेरे वीरन किससे लड़ोगे। मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा आंसू जमा हो गया है जो अब छलकने वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज़ दी। गुलकी ने कराह कर मुन्ना की माँ का सहारा ले लिया और इक्के पर बैठी। इक्का खड़खड़ कर चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी। बुआ ने व्यंग किया, एक आधा गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने जो बम्बे पर पांव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा और वह सचमुच गला फाड़कर गाने लगा। बन्नू डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का तो भी वह चुप नहीं हुआ, उल्टे मटकी बोली, काहे न गावें, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी सुर मिला लिया, बन्नी चली गई लाम, बन्नी चली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई, मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले लो ले लो, बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा। और उसकी आंखों में दो बड़े बड़े आंसू डबडबाए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिल में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचक्के से इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट आई। तो इस तरह आपने सुना धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी गुलकी बन्नो का दूसरा भाग। यह नारी विमर्श से संबंधित बहुत ही सशक्त कहानी है और यह एक दुनिया समानांतर के पाठ्यक्रम में संग्रहित कहानी है और हायर के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। तो हमारे इस चैनल में यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का भी वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी अवश्य ही सुनें। और मित्रों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।